हेलो दोस्तों एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दरोगा जंक्शन पे। और जैसा कि मेरी क्लास पहली हुई है कल और उस पर भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने पढ़ाया, तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से कुछ समय बाद मेरी क्लास में मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे पता है कि वहाँ से आपकी जो फ्लो है वो टूट गया होगा, तो वहीं से मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं 5 मिनट का क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्या है। तो जैसे कि आपको बताया कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आई, क्योंकि उसे मसालों का व्यापार करना था। मसाले, तंबाकू, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई है वो कौन सी है? वो है पुर्तगाल। और पुर्तगाल से कौन आया है? पुर्तगाल से आया है वास्को डी गामा। कब आ रहा है? 1498 में, ठीक है। तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा आता है। तो क्या सीन होता है पुर्तगाल में? पुर्तगाल में वहाँ उस समय नई नई खोजें हो रही थी। वहाँ का जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, ठीक है। तो वहाँ का प्रिंस था पुर्तगाल में जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को क्या कहते थे? द नेविगेटर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। द नेविगेटर की उपाधि दी गई थी प्रिंस हेनरी को, क्योंकि ये क्या करता था, उस समय समुद्र में खोज कर रहा था। और वैसे ही खोज होते होते भारत की खोज करता है कौन? वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 में। और ये कहाँ से होके आता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक क्या है? गुड ऑफ केप होप, ठीक है। यहाँ से होके फिर ये आता है कालीकट पे। तो यहाँ से होके ये कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है। तो राजा जेमुरीन इसका स्वागत करते हैं। तो ये कहानी जो थी वो कल तक की तो हो गई थी, ठीक है। और ये भी था कि वास्को डी गामा जब आते हैं तो इनको 60 गुना ज़्यादा लाभ होता है। मतलब वास्को डी गामा सोचे थे कि ठीक है थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, 2-4% लाभ हो जाएगा, 2-4 गुना, लेकिन उनको 60 गुना ज़्यादा लाभ होता है। और वो इस चीज़ को लेकर एकदम शॉक्ड रहते हैं, 60 गुना ज़्यादा लाभ। तो ये दोबारा आते हैं 1498 के बाद 1502 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको कल पढ़ा दी थी कि और फिर वास्को डी गामा जो है भारत आए और प्रिंस हेनरी ने क्यों ज़्यादा जोर दिया समुद्री रास्ते से व्यापार करने पे, क्योंकि व्यापार तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में भी हो रहा था। बीच में कड़ी टूटी हम मानते हैं, लेकिन एक स्थलीय मार्ग से व्यापार हो रहा था। तो क्या कारण थे जो प्रिंस हेनरी ने समुद्री मार्ग की खोज करवाई और वास्को डी गामा आ पहुंचा भारत में? मसाले, पहली बात ये तो था ही। हमने आपको एक और मैप दिखाया था, ये था यूरोप और ये था एशिया, और इसके बीच में एक जगह पड़ती थी क्या? कुस्तुस्तुनिया, जिसे अभी प्रेजेंट में क्या कहते हैं? वर्तमान में उसे कहते हैं इस्तांबुल, ठीक है। वर्तमान में उसे इस्तांबुल कहते हैं। तो यहाँ क्या है? यूरोप है और ये क्या है? एशिया, ठीक है। तो अरबवासी मतलब व्यापार करते थे इसके साथ, ठीक है। तब यहाँ कुस्तुस्तुनिया पे क्या किया? तुर्कों ने कुस्तुस्तुनिया पे क्या कर दिया? आक्रमण। कब? 1453 में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बनता है
और फिर यहाँ तक कि हमारी कहानी हो चुकी थी। अब इसके आगे जहाँ से मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था, हम वहाँ बताते हैं कि आखिर में अब भारत में पुर्तगाल आ चुके हैं और अब उसकी कहानी आगे की क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, ओह शिट, पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है ये भारत में आ चुके हैं और ये अब अपना क्या करेंगे, धीरे धीरे एकाधिकार अपना स्थापित करेंगे सभी चीज़ों में। तो पुर्तगाल आ चुके हैं। अब हम पुर्तगाल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो क्या है, लिस्बन। पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। और लिस्बन एक टाइम पे क्या कहते, लिस्बन जो था एक टाइम पे यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन चुका था। क्या बन गया था, यूरोपीय व्यापार का केंद्र, केंद्र नहीं, क्या बन गया था, प्रमुख केंद्र बन चुका था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो लिस्बन था वो एक टाइम पे यूरोपीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि यहाँ से यूरोप में व्यापार अधिकतर व्यापार जो भारत से होके जाते थे वो मतलब कि जो पुर्तगाल की कैपिटल थी वो बन गया था। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, पुर्तगाल से आता है सबसे पहले कौन, वास्को डी गामा। कब आ रहा है, तो ये 2 बार आता है। पहली बार कब आ रहा है, 1498 में। ठीक है, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है तो वो देखता है कि उसे 60 गुना लाभ हुआ। जब वो वापस गया तो इसे कितना लाभ हुआ, 60 गुना, जितना सोचा था उससे ज़्यादा लाभ हो गया। तो अब दोबारा आना तो बनता है भाई। तो अब ये दोबारा आते हैं 1502 में। ठीक है, वास्को डी गामा दोबारा आता है 1502 में। ठीक है, अब वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद ये जो था ये था पहला पुर्तगाली, ठीक, जो भारत आया। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया उसे कहते हैं पेड्रो। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली जब भारत आता है उसे कहते हैं पेड्रो। ठीक है, तो पेड्रो भारत आता है और इसके बाद ये आता है 1500 में, अल्वारेज। ठीक है, इसके बाद (1500 में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये आता है, मतलब ये आया 1500 में, फिर इसके बाद कौन आया, फिर वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद आता है अल्बुकर्क 1503 में। में। ठीक है, तो ये आते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल का शासक उस समय कौन था, प्रिंस हेनरी। ठीक है, इसको कहते हैं द नेविगेटर। ठीक, द नेविगेटर की उपाधि इसको मिली थी। पुर्तगाल आया जो ये मतलब क्या करने, मतलब आए थे व्यापार करने। ठीक है, 2 कलर हो गया, कोई नहीं, व्यापार करने आए थे।
ठीक है, पुर्तगाल जब आए थे तो ये व्यापार करने आए थे। इनका मतलब व्यापार किस पे था? मसाले, तंबाकू, गेहूं मान लेते हैं, ठीक है, गेहूं भी आ ही जाता है, काली मिर्च, ठीक है। तो कुछ कुछ के वजह से ये आते हैं व्यापार करने भारत में, ठीक है। तो ये है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल जब एक बार आ जाता है तब ये अपने धीरे धीरे गवर्नर को भेजता है अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, अपना जो एकाधिकार पाने के लिए, और कि मतलब जो हमारा व्यापार चल रहा है ना उसमें हमारा एकाधिकार हो। जब पुर्तगाल भारत आते हैं, मतलब 1498 का समय रहता है, तो पुर्तगाल भारत में आते हैं। उस समय दिल्ली सल्तनत का काल था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम चरण चलता है। मतलब जब यूरोपीय कंपनी भारत आती है तो उस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम चरण चलता है और मुगल सल्तनत का क्या होता है, प्रारंभिक काल चलता है। तो एक और जब वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे पुर्तगाल हुए, अंग्रेज हुए, डच हुए, ये व्यापार के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, और दूसरी ओर क्या हो रहा था, भारत में इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका बाबर के साथ युद्ध होता है पानीपत का प्रथम, उसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, पुर्तगाल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, हाँ, पुर्तगाल गोवा पे अधिकार कर लेता है, और क्या कर लेता है, गोवा और जो ये गोवा है ये पुर्तगाल से कब स्वतंत्र होती है, 1961 में। भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन ये कब होता है, 1961 में गोवा आज़ाद होता है। गोवा जो है वो पुर्तगालियों से आज़ाद होता है 1961 में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आगे पुर्तगालियों ने क्या किया है और अपने कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, कैसे कैसे अपना एकाधिकार किया है, हम पढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि पुर्तगाल से क्या है। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, 1502 में आता है, 1498 के बाद, ठीक है। 1500 में पेड्रो अल्वारेज आता है, फिर अबुकर्क आता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक ये भी है कि प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता है, द नेविगेटर की उपाधि दी गई है प्रिंस हेनरी को। और ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई प्रॉपर। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो स्लाइड है, मतलब अगर भारतीय यूरोपीय में से पूछता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत आई, तो इनमें से ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, अब ये समझते हैं। पुर्तगाल आता है और अपने शासक को भेजता है, उसका नाम होता है मैनुअल प्रथम। ठीक है, ये क्या करता है, एक उपाधि ले लेता है, क्या, वाणिज्य प्रधान की। अब मैनुअल प्रथम भारत आता है तो करता क्या है, ये 2 चीजें करता है। अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है, कहाँ कहाँ करता है, तो पहला केरला में, कहाँ, ठीक है।
तो पहली अपनी फैक्ट्री जो स्थापित करता है वो केरला में करता है, और अपनी दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित करता है वो करता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो मैनुअल प्रथम आता है और अपनी दो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां स्थापित कर देता है भारत में, केरला और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अब आता है भारत का पहला पुर्तगाल का पहला गवर्नर आता है भारत में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर की। ठीक है, पहला गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, मैनुअल प्रथम जो आता है, मैनुअल प्रथम जो आता है ये आता है 1503 में। ठीक है, 1503 में आता है मैनुअल प्रथम, और उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कब आता है? इसका शासनकाल कब से रहता है? 1505 से 1509 तक। अब देखिए ये गवर्नर क्या क्या काम करता है। जहाँ एक और भारत में जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी, अपने राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, वहाँ ये इंसान क्या कर रहा था? समुद्र पे अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। ये लाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए, अपनी मजबूत नेवी, मतलब एक जो जल सेना है, अपनी एक मजबूत जल सेना, ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। ये सोचता है मैं समुद्र के रास्ते आया, व्यापार किया, हमारे पुर्तगालवासी आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अभी तो उसके पीछे पीछे और भी आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, डेनिस आ रहे हैं, फ्रांसीसी आ रहे हैं, स्वीडिश आ रहे हैं। ठीक है, तो सब आ रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं अपना एकाधिकार स्थापित करना है। तो इसलिए ये काम करता है कहाँ? समुद्र पे। वहाँ पे ये लाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिससे क्या हो कि समुद्र पे भी इसके हिसाब से, इसके नियम और कानून से लोग क्या करें? अपना व्यापार कर सकें, आवाजाही कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी नीति है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई है? तो ये क्या है? पुर्तगाल का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस लिए? समुद्र पे अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ये लाते हैं। ठीक है, ये 1500 द्वीप पे, द्वीप मध्य दमन द्वीप जो है उस पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये है कि ये लाते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में। कि क्या है कि अपना एकाधिकार व्यापार के साथ साथ समुद्र में भी स्थापित कर सके। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों लाई गई, मतलब कौन लाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर के बारे में। तो पुर्तगाल का जो दूसरा गवर्नर है
अब हम बात करते हैं, पहला गवर्नर तो हो गया, पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर। सेकंड गवर्नर कौन है ये दूसरा गवर्नर? तो ये इसका दूसरा जो गवर्नर है वो है अल्बुकर्क, ठीक है। इसका दूसरा गवर्नर कौन है? अल्बुकर्क है। इसे कहते हैं पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर। अल्बुकर्क को क्या कहते हैं? पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे वास्तविक गवर्नर? क्या किया है इसने? पहला जो गवर्नर है उससे कई ज़्यादा, मतलब उसकी ही नीतियों पे चल के उससे बहुत ज़्यादा अपने पुर्तगाल जो आए हैं व्यापारी उसको मजबूत बनाता है, अपने एकाधिकार को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है अल्बुकर्क ने? यही अल्बुकर्क 1503 में आता है व्यापारी बन के, और अब इसे यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क जब भारत आता है तो क्यों कहा जाता है इसे वास्तविक गवर्नर? तो देखिए, इसकी जो फैक्ट्री थी कोची में, ठीक है, इसकी फैक्ट्री थी कोची में। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि यहाँ पे भारत में सती प्रथा का अंत किया। कहाँ पे? कोची, मतलब वहाँ पे क्या है कि सती प्रथा का अंत किया। फिर क्या किया? विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव से, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव, उनसे एक किला बनाने की अनुमति ली। क्या? भटकल किला। क्या नाम था? कृष्णदेव। भटकल किला बनाने की अनुमति लेते हैं। और क्या काम करते हैं ये? पुर्तगालियों का विवाह भारतीय स्त्रियों से करवाते हैं ताकि यहाँ पुर्तगालियों का क्या हो? धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार हो, ठीक है। पुर्तगाली और भारतीय स्त्रियां, ठीक है, ये क्या होता है? व्यापार होता है इनका। विवाह एक तरफ से व्यापार ही है, हम ले लेते हैं, ठीक है। तो पुर्तगालियों का क्या है कि जो भारतीय स्त्रियां हैं उनसे विवाह करें और धीरे धीरे इनका क्या हो? साम्राज्य विस्तार होने लगे, ठीक है। धीरे धीरे भारत पे इनकी क्या बनती जाए? पकड़ बनती जाए। आते हैं ये लोग बस व्यापार करने, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें व्यापार ही करना है। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाल हो चाहे अंग्रेज हो, भारत की ओर वो सोचते हैं कि वो इतना सोना रखे हैं तो वो कहाँ जाएगा। व्यापार किस चीज़ का करते हैं? काली मिर्च, ठीक है। तो धीरे धीरे उनका क्या होता है कि फायदा होते जाता है और सोचते हैं हम वहां पे एकाधिकार स्थापित करते रहें, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? कृष्णदेव के साथ ये घोड़ों का व्यापार भी करते हैं।
ठीक है, कृष्णदेव के साथ घोड़ों का व्यापार करते हैं। 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा छीन लिया। ठीक है, 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं, जहाँ ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, फिर उसके बाद जो ये अल्बुकर्क आते हैं वो न जाने क्या क्या कर देते हैं। पुर्तगालियों से भारतीय स्त्रियों का विवाह करवा देते हैं, गोवा छीन लेते हैं, सती प्रथा का कहीं ना कहीं कोची में अंत करा देते हैं, और फिर विजयनगर के राजा कृष्णदेव से भटकल किला मांग लेते हैं व्यापार के लिए। तो ये कितना कुछ करते हैं। ठीक है, अल्बुकर्क प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया। 1511 पे मलक्का जल संधि पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ ये हारमूज जल संधि पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इतना कुछ किया है अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस है ये आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको कि आखिर अल्बुकर्क ने क्या किया है। ठीक है, क्या क्या किया है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मतलब ये क्या क्या मतलब अल्बुकर्क ने किया है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो गवर्नर है नीनो डी कूल्हा। कौन है? नीनो डी कूल्हा। तो नीनो डी कूल्हा क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि अपना जो कैपिटल है वो कोची से उठा के गोवा कर देते हैं। अब अल्बुकर्क ने तो गोवा ले ही लिया, तो अब अपना कैपिटल क्या कर लेंगे, कोची से कोची टू गोवा, अपना ये कैपिटल चेंज कर देते हैं कोची से गोवा। ठीक है, इन्होंने अपनी बहुत सारी बस्तियां बसाई। कहाँ कहाँ बसाई? कोची में बसाई, गोवा में बसाया, दमन द्वीप जीत लिया। ठीक है, बंगाल में बसाया। तो धीरे धीरे ये अपना क्या करते रहे, एकाधिकार बढ़ाते गए। अब हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने अपना कौन कौन सा स्थान जीता, मतलब कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बस अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है, इसे ऊपर कर देते हैं। अब हम आते हैं
पुर्तगाल की फैक्ट्री। ठीक है, तो पुर्तगाल की कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ रही हैं, तो कोचीन में जब मैनुअल प्रथम आया तो अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ डाला, कोचीन में डालता है, कोचीन में डालता है, और कन्नूर, कोचीन कहाँ है, केरला में है, ठीक है, और कन्नूर ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है, गोवा जीत लेता है। इसने दमन द्वीप पे भी अपना अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है ये धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है। गोवा के बाद ये द्वीप, दमन और चिटगांव, ठीक है। हाँ, ये धीरे धीरे अपनी क्या है, फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। धीरे धीरे देखिए अपना जो व्यापार का केंद्र है भारत है, उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। भारत में धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि पुर्तगाल ने फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई, तो सबसे पहले कोचीन डलाई, फिर कन्नूर डलाई आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले केरला में, केरलाई का निवासी था, कालीकट में कालीकट में आता है कौन, वास्को डिगामा, जिसे क्या है जैमुरीन ने स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से धूमधाम से जैमुरीन इनका स्वागत करते हैं कालीकट में। ठीक है, तो उसके बाद ये केरला के कोचीन में मैनुअल प्रथम आते हैं और अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉलिसी की जो जो पुर्तगाल ने हिंद महासागर पे लगाई, जो केवल अरब वासियों के लिए नहीं थी। वो पॉलिसी जो थी वो भारतीयों के लिए भी थी। मतलब भारत में आके हम व्यापार कर रहे हैं और उसके बाद भारतीयों को भी इसके लिए रोक दिया जा रहा है। किस तरह से ये नीतियां बना के भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फैक्ट्री का नाम था कार्टज, फैक्ट्री नहीं सॉरी, इसका जो नाम था फार्टज अल्मेडा। ये क्या था, ये एक तरफ से पद्धति था, काफिला पद्धति। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अरब व्यापारियों के साथ साथ भारतीय जो व्यापारी हैं जो समुद्र में, इसमें जब तक पुर्तगाली अपना हस्ताक्षर नहीं कर देते, मतलब जब तक अपनी मंजूरी नहीं दे देते, तब तक वो वहाँ व्यापार नहीं कर सकते, तब तक वहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये वाला सीन था। ठीक है, तो एक परमिट था, जब तक वो परमिट पे अपना क्या कर देते, सिग्नेचर नहीं कर देते हैं, जब तक उस परमिट में हामी नहीं भर सकते थे, तब तक भारतीय और अरब वासी इस पे क्या कर सकते थे, प्रतिबंध लगा था उनके लिए। ठीक है, तो भारतीय और अरब वासियों के लिए इस पे प्रतिबंध लगा था समुद्र क्षेत्र में। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कैसे धीरे धीरे चीज़ों को विस्तार कर रहे हैं। जब भारत में किसी ने समुद्र पे ध्यान भी नहीं दिया, ये समुद्र में अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे थे, और उसी की वजह है कि ये धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले रहे थे। अब ये क्या करते हैं इस पद्धति से, अब समझ गए, ये समुद्र क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता हासिल कर चुके थे।
मतलब पुर्तगाल जो थे ये केवल फैक्ट्री में नहीं, समुद्र क्षेत्र में भी अपना सर्वोच्चता हासिल कर चुके थे और यहाँ से व्यापार करने की अनुमति वहाँ उस समय जो मुगल थे, जो मुगल शासक थे, उन्हें भी नहीं थी। ठीक है, उनको भी इसकी अनुमति नहीं थी। तो क्या ये कर चुके थे, समुद्र में इनकी सर्वोच्चता थी। समुद्री व्यापार में सर्वोच्चता। स्थापित हो गई थी। पुर्तगाल क्या करते हैं, पुर्तगाल अपना एकाधिकार स्थापित कर लिए व्यापार के साथ साथ समुद्र में भी। ठीक है, तब अब यही बात आता है कि आखिर क्यों नहीं पुर्तगाल भारत पे राज किए, अंग्रेज किए। ठीक है, अगर आपको विदेशी कंपनियों का क्रम नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वैसे मैंने कल लिखा था लेकिन वॉइस प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया। तो सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली, ठीक, फिर उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद कौन आते हैं, डच, उसके बाद आते हैं अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, ये 5 है, और उसके बाद आते हैं स्वीडिश। सबसे पहले आए हैं पुर्तगाल भारत में कब, 1948 में। ठीक है, और डच पहले आ जाते हैं 1600 में। ठीक है, डच पहले आ जाते हैं, डच आते हैं, नहीं 1600 में नहीं आते, डच पहले आ जाते हैं, लेकिन कंपनी जो स्थापित करते हैं वो 1602 में करते हैं। ठीक है, अंग्रेज पहले अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं, डच पहले आते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है वो 1600 में अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं और ये 1602 में करते हैं। तो ये प्रश्न बनता भी है इन दोनों में से कि डच पहले आया है तो कंपनी स्थापित कौन करता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि पुर्तगाल आते हैं भारत, और लेकिन पुर्तगाल भारत आए लेकिन अंग्रेज भारत पे राज किए, पुर्तगाल क्यों नहीं, मात्र गोवा उनके शासन में था, तो पुर्तगाल क्यों नहीं राज कर पाए। बात ये था कि पुर्तगाल ज़मीन से ज़्यादा समुद्र पे अपनी पॉलिसी बनाते गए। बात ये रही कि पुर्तगाल भारतीय नागरिकों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाए थे, वो सिर्फ अपने व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ही पॉलिसी बना रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पुर्तगाल थे वो पीछे हटते गए, युद्ध होता गया और अंग्रेज जो थे वो भारत पे विजय कर लेते हैं। ये भी बात करते हैं कि पुर्तगाल का व्यापार अच्छा क्यों था, क्योंकि पुर्तगाल की नीतियाँ अच्छी थी। पुर्तगाल समुद्र, मतलब एक बार जहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उनका खुद के लिए बहुत सही इम्पैक्ट पड़ा। समुद्र के लिए अपनी नीतियाँ बना लिए थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, खुद को बहुत आगे कर चुके थे, समुद्र के लिए अपनी नीतियाँ बना चुके थे, पॉलिसी बना रहे थे। ठीक है, परमिट बना रहे थे जो भारत के मुगल ही बिना साइन किए नहीं कर सकते थे, नहीं प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तंबाकू की खेती, काली मिर्च, नील, गेहूं और सबसे बड़ा मसाले और सूती वस्त्र, ये सारे व्यापार के लिए पुर्तगाली भारत आते हैं और इन सब में इनको क्या मिलता है, एकाधिकार प्राप्त होने लगता है। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ जाते हैं पुर्तगाली। तो
आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी इसके कल से होगा, लेकिन एक 5 मिनट रिवीजन करा देती हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कब आता है 1498 में, फिर 1502 में, फिर दूसरी बार कौन आता है, तीसरी बार का ही पूछता है, तीसरी बार का खैर उतना नहीं पूछता है, तो दूसरी बार का ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और गोवा कब आज़ाद होता है, प्रिंस हेनरी को कौन सा उपाधि दिया जाता है, ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद मैनुअल प्रथम अपनी फैक्ट्री कब लाता है, कोचीन में, केरला में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, कोचीन में, केरला में, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत शॉर्ट्स है, बहुत शॉर्ट नोट की तरह है, जो आपको तुरंत याद हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि आपको इस क्लास में ही याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। और आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही नोट्स बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन कर सको, ठीक है। आप ज़्यादा लंबा नोट्स बनाओगे तो आप एग्ज़ाम में पढ़ नहीं पाओगे, तो आप कोशिश कीजिए कि बस एक क्विक नोट बनाओ जिसको आप पूरा रिमेंबर कर पाओ, कहानी आपको याद रहे, चीज़ें आपकी फटाफट रिमेंबर होती जाए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। भारत में कहाँ कहाँ पुर्तगाल ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर यूरोपीय कंपनी से आ रहे हैं तो मुझे लगता है अगर पुर्तगाल के बारे में इतना बहुत है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से पुर्तगाल में आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। बंद। क्लास बंद करो, बोल रहे थे क्लास बंद करो, क्लास बंद करना था।